इस अध्याय का आज हम अध्ययन करेंगे हेरिडिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जीवों में समानता एवं विभिन्नता क्यों पाई जाती है, इसी का अध्ययन हमें करना है। हम सामान्यतः देखते हैं कि कोई भी जीव प्रजनन के द्वारा अपने ही समान जीव को उत्पन्न करता है, परंतु उनमें कुछ विभिन्नता भी पाई जाती है। जैसे एक बकरी के प्रजनन के द्वारा बकरी के बच्चे ही उत्पन्न होंगे, परंतु सारे बच्चे में कुछ समानता के साथ विभिन्नता भी होगी। हम अपने परिवारों में भी देखते हैं कि सभी भाई बहन बहुत से गुणों में समान होते हुए भी भिन्न होते हैं। तो क्यों जीवों में असमानता और विभिन्नता एक साथ हमें देखने को मिलती है, इसी का अध्ययन आज हम करें। तो जंतुओं में हम मनुष्य का उदाहरण लें तो इसका अध्ययन हम एक अपने परिवार में ही कर सकते हैं। एक चार्ट बना लीजिए जिसमें हम कुछ लक्षणों को लें, जैसे आँख की पुतली का रंग, इसमें विभिन्नता मिलती है हमको देखने को। कुछ लोगों की काली, भूरी, हरी या अन्य रंग की होती है। तो इसको हम देखें कि हमारी आँख की पुतली का रंग क्या है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, और देखें कि कौन से गुण जो हैं वो रिपीट हुए हैं और किस प्रकार से यह उनकी संतानों तक पहुँचे हैं। या टुड्डी में गड्ढा, इसी प्रकार अन्य लक्षण भी है या नहीं। जीभ का गोल मुड़ना, हाँ या नहीं। पैर की दूसरी अंगुली अंगूठे से बड़ी है या अंगूठे से छोटी है, यह भी आनुवंशिक गुण है। फिर कर्ण लोब, जो कर्णपाली है वो जुड़े हुए हैं या स्वतंत्र हैं। पंजे के अंगूठे को पीछे मोड़ सकना, हाँ या नहीं। इस प्रकार से हम इन लक्षणों को लेकर के एक चार्ट बना करके अध्ययन करेंगे। तब हम देखेंगे कि कुछ गुण हमारे दादा में, दादी में या नाना नानी में है, माता पिता में नहीं है, पर दूसरी पीढ़ी स्वयं में और या हमारे भाई बहनों में ऐसे लक्षण प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार आप चार्ट बना करके अध्ययन कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कौन से गुण माता पिता से हमको मिले या हमारे भाई बहन में आए, कौन से गुण दादा दादी या नाना नानी से आए। इस प्रकार पूर्वजों के लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकी कहलाता है। और पौधों में हम देखें तो पौधों में भी इसी प्रकार की समानता एवं विभिन्नता हमको देखने को मिलती है। एक ही जाति के पौधों की कई समानताएं मिलती हैं, जैसे पत्तियों का आकार, फूल की संरचना एक जैसे होने के बाद भी उनमें कुछ भिन्नताएं मिलती हैं। इसका अध्ययन ग्रेगर मेंडल ने मटर की फली में, मटर के पौधे में उन्होंने अपना पूरा रिसर्च किया। ग्रेगर मेंडल जो 19वीं शताब्दी में इस संबंध में अध्ययन होने लगा था कि कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षण स्थानांतरित होते हैं। तो इस संबंध में बहुत से वैज्ञानिक शोध कर रहे थे। डार्विन ने भी विभिन्न लक्षणों का अध्ययन और विकास का सिद्धांत दिया, और परंतु वह इस सिद्धांत को नहीं बता पाए कि किस प्रकार लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं। परंतु उसी समय ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनकी ऑस्ट्रिया के एक मठ के पादरी थे, बचपन से बागवानी में रुचि थी, बगीचे में तरह तरह के पौधे वो लगाते थे। तो 1856 में उन्होंने अपना शोध प्रारंभ किया और लगभग 12 साल तक शोध करने के बाद अपने परिणामों को व्यक्त किया, और इस बीच उन्होंने लगभग 10,000 प्रयोग मटर के पौधों पर किए और बहुत से अपने रिसर्च को उन्होंने वनस्पतिविदों के साथ साझा किया। और
मेंडल के प्रयोग के द्वारा ही हमें कई जानकारियां मिली, जिससे यह पुष्टि होने लगी कि आनुवंशिकी जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का हस्तांतरण होता है। मेंडल ऐसा नियम खोजने का प्रयास कर रहे थे जो सामान्य रूप से विभिन्न लक्षणों वाले, यानी मटर के पीले और हरे रंग के बीज, बैगनी और सफेद रंग की फूल की आनुवंशिकी के लिए लागू हो सकें। और यह प्रयास कर रहे थे कि यह लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन लक्षणों में कितनी भिन्नताएं। तो मटर के पौधे का ही उन्होंने चुनाव क्यों किया? तो इसके मुख्य कारण हैं, पहला है मटर के पौधे के चुनाव का कारण। क्यों किया उन्होंने मटर के पौधे का चुनाव? हम जानते हैं मटर का पौधा कैसा है, एक वर्षीय है, एक वर्षीय शाक है वो। दूसरा, जीवन चक्र इसका छोटा है और इसलिए हम अनेक पीढ़ियों का अध्ययन सरलता पूर्वक कर सकते हैं। दूसरा, इनमें पर परागण कराया जा सकता है। पर परागण मतलब एक फूल के पुष्पों के परागकण को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाना, तो पर परागण करवाया जा सकता है और जिसके फलस्वरूप संकरण होता है, जिससे संकरण होता। तीसरा है, सामान्यतः मटर में स्वपरागण एवं निषेचन की प्रक्रिया होती है और जिसके कारण पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जो है वो शुद्ध बने रहते हैं। और यदि मान लीजिए पौधा कैसा है, द्विलिंगी है, पौधा द्विलिंगी है, इसलिए यदि पुमंग को हटा दिया जाए तो पुमंग को हटा देने पर पौधा एक लिंगी के समान व्यवहार करता है। और संकरण से प्राप्त पौधे पूर्णतः जनन योग्य हैं। संकरण से प्राप्त पौधे पूर्णतः जनन योग्य हैं। मटर में काफी विपरीत लक्षण भी देखने को हमें मिलते हैं। मतलब जो दो लक्षण हैं उनमें एक दूसरे की विपरीत लक्षण, जैसे बैगनी फूल, सफेद फूल, झुर्रीदार बीज, गोल बीज, इस प्रकार से विपरीत लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो अब मेंडल ने किस प्रकार से प्रयोग किए और परिणाम और निष्कर्ष प्रस्तुत किए, इसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो मेंडल ने सबसे पहले बैगनी और सफेद फूल वाले पौधों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने बैगनी और सफेद फूल के पौधों में स्वपरागण की प्रक्रिया को अपनाया और इतनी बार यह स्वपरागण की प्रक्रिया की कि जब तक कि सफेद फूल वाले पौधे में से सफेद फूल और बैगनी रंग के फूल वाले पौधे में से केवल बैगनी फूल ही मिले। तो जब इस प्रकार से बैगनी रंग के पौधे से बैगनी फूल और सफेद रंग के पौधे से सफेद रंग के फूल प्राप्त हुए, तो इन पौधों को शुद्ध सफेद और शुद्ध बैगनी पौधे माना गया। अब इन किस्मों से मेंडल ने अपना प्रयोग आरंभ किया और यहाँ पर उन्होंने शुद्ध सफेद और शुद्ध बैगनी इन फूलों के पौधों के बीच में क्रॉस कराया। तो जो पहली पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए, यहाँ पर F1 जनरेशन में जितने भी पौधे प्राप्त हुए, इन सब में बैगनी रंग के पुष्प प्राप्त हुए। परंतु जब इस F1 जनरेशन के बैगनी रंग के पुष्पों के बीच में यहाँ पर स्वपरागण कराया गया, यहाँ पर फिर स्वपरागण किया गया और जिसके फलस्वरूप जो पौधे मिले उनका रिजल्ट क्या था? 3:1 में बैगनी फूल वाले पौधे और 1 अनुपात जो है वो सफेद फूल वाले पौधों का प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार मेंडल ने ऐसे फिर सभी गुणों को लेकर के प्रयोग किए और उन्होंने हर बार यही देखा कि एक लक्षण जो है वो F1 पीढ़ी में प्रकट होता है और दूसरा लक्षण जो है दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है, परंतु उसकी मात्रा जो है, संख्या जो है ऐसे लक्षणों की वो कम होती है। तो यहाँ पर उन्होंने जो चार्ट एक प्रस्तुत किया है जो इस प्रकार से है।
अब मेंडल ने जो प्रयोग किए उनके परिणाम हम देखें तो इस प्रकार से। पहला उन्होंने लक्षण लिया, गोल और झुर्रीदार बीज। पौधों की संख्या थी 7324। पहली पीढ़ी में सारे गोल बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए। दूसरी पीढ़ी में 5474 गोल और 1850 झुर्रीदार। इनके बीच में अनुपात है 2.96:1। दूसरा, उन्होंने 8023 पौधे पीले और हरे बीज वाले पौधों के लिए F1 पीढ़ी में सारे पीले बीज वाले पौधे उत्पन्न हुए और F2 पीढ़ी में 6022 पीले, 2001 हरे। यहाँ पर 3.01:1 का रेशियो मिला। तीसरा प्रयोग उन्होंने 929 पौधे बैगनी और सफेद फूल वाले पौधों के बीच में किया। पहली पीढ़ी में सारे बैगनी पौधे और दूसरा, जब उन पौधों के बीच में स्वपरागण की प्रक्रिया अपनाई, दूसरी पीढ़ी में उन्हें 705 बैगनी और 224 सफेद। यहाँ पर भी 3.15:1 का रेशियो मिला। चौथा, उन्होंने 1181 पौधे फूली हुई और संकीर्णित हुई फली के लिए सारी फलियां यहाँ पर फूली हुई मिली 882। दूसरी पीढ़ी में 882 फूली हुई और 299 संकीर्णित। यहाँ पर जो अनुपात मिला 2.95:1। छठवां, 858 पौधे कक्षस्थ और अग्रस्थ फूलों वाले पौधों के गुणों को लेकर किए गए। पहली पीढ़ी में सारे कक्षस्थ और दूसरी पीढ़ी में 651 कक्षस्थ और 207 अग्रस्थ। यहाँ पर अनुपात मिला 2.14:1। सातवां लक्षण, उन्होंने 1064 लंबे और छोटे तने वाले पौधों को लेकर किया। पहली पीढ़ी में सारे लंबे पौधे मिले, दूसरी पीढ़ी में 787 लंबे और 277 छोटे, और यहाँ पर अनुपात मिला 2.84:1। इस प्रकार मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब दो गुणों वाले पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वह कैसा है? प्रभावी है। और दूसरा, जो पहली पीढ़ी में अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पाता उसे उन्होंने अप्रभावी गुण कहा। इस प्रकार यहाँ पर प्रभावी लक्षण, प्रथम पीढ़ी में प्रकट होने वाले लक्षणों को इस प्रकार से प्रभावी लक्षण कहा गया। अप्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, उन लक्षणों को अप्रभावी लक्षण कहा गया। जब संकर के बीच में, संकर पौधों के बीच में संकरण कराया जाता है तो F2 जनरेशन में अप्रभावी लक्षण जब जोड़े में उपस्थित होते हैं तो अपने लक्षणों को प्रकट करते हैं। मेंडल के प्रयोग के आधार पर यह अनुमान निकाला गया कि प्रत्येक लक्षण को दर्शाने के लिए दो कारक होते हैं। जनन के दौरान दो कारकों में से एक कारक संतान को मिलता है और इस प्रकार संतान में कारकों का एक नया जोड़ा बनता है जो उन्हें अपने दो भिन्न जनकों से प्राप्त होते हैं। तीसरा, विपरीत गुण होने पर दो जोड़ी कारकों में से एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। जैसे कि हम शुद्ध बैगनी फूल में देखें तो यहाँ पर दोनों एक ही गुण को दर्शाने वाले कारक हैं। शुद्ध सफेद फूल में दोनों एक ही कारक को दर्शाने वाले कारक हैं, परंतु जहाँ पर विपरीत गुण होंगे वहाँ पर एक कारक प्रभावी और दूसरा कारक अप्रभावी होगा, जिसे कि हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं, जैसे कि V और V। यहाँ पर ये प्रभावी और ये अप्रभावी। यहाँ विपरीत गुण होने पर दो जोड़ी कारकों में से एक कारक प्रभावी आया और दूसरा कारक अप्रभावी आया, विपरीत गुण वाले विपरीत गुण होने पर इस प्रकार की स्थिति आएगी। तो यहाँ पर हम देखें, शुद्ध बैगनी फूल और शुद्ध सफेद फूल के बीच में संकरण जब कराया गया तो यहाँ पर जो गेमीट बनेंगे वो दो प्रकार के गेमीट बनते हैं, जिसमें कि दोनों में
कैसे युग्मक होंगे? बैंगनी गुण वाले युग्मक होंगे। और यहाँ पर शुद्ध सफेद फूल में दोनों युग्मक जो हैं वो सफेद गुणों को दर्शाने वाले होंगे। इनके बीच में जब संकरण हुआ तब यहाँ पर दो हमको ऐसे बीज प्राप्त होंगे जिसमें एक बैंगनी रंग का कारक और दूसरा सफेद रंग का कारक उत्पन्न है उपस्थित है। और जब इनके बीजों को हम बोते हैं तो सभी बैंगनी फूल वाले पौधे प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। अब F2 जनरेशन की बात करें, जहाँ पर ये F2 पीढ़ी है, यहाँ पर संकर पौधे जिनमें की एक कारक बैंगनी फूल का, एक कारक सफेद फूल का, ऐसे दो जनक लिए। इनके जब युग्मक बने तो इस प्रकार से दो प्रकार के युग्मक बने और इन्हें हम इनके बीच में जब संकरण कराए तब हमने देखा कि यहाँ पर हमको तीन जो हैं बैंगनी फूल वाले पौधे प्राप्त होंगे और एक सफेद फूल वाला पौधा प्राप्त होगा। यानी F2 पीढ़ी में अनुपात हमको 3:1 प्राप्त हुआ, जबकि F1 पीढ़ी में जो है वो सारे फूल जो हैं सभी बैंगनी रंग फूल वाले पौधे थे। F1 पीढ़ी का हम देखें तो यहाँ पर बैंगनी फूल वाले युग्मक और ये सफेद फूल, इनके बीच में संकरण कराए तो हमको सभी जो हैं ऐसे बीज प्राप्त हुए जिनको बोने पर बैंगनी रंग के फूल वाले पौधे प्राप्त हुए। परंतु चूंकि इसमें एक कारक सफेद रंग का फूल के लिए उत्तरदायी कारक भी मौजूद है, परंतु बैंगनी रंग के फूल के कारक की उपस्थिति में उसने अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं कर पाया और इसलिए बैंगनी रंग प्रभावी है फूल के लिए, सफेद रंग जो है वो अप्रभावी गुण है। परंतु जब इन संकर पौधों के बीच में संकरण कराया गया तो जब दोनों अप्रभावी कारक एक साथ आए तब उसने अपने लक्षणों को प्रकट किया। इसका मतलब यह है कि जब अप्रभावी कारक जोड़े में उपस्थित होंगे तब वह अपने लक्षणों को दर्शाते हैं, परंतु प्रभावी कारक की उपस्थिति में अप्रभावी कारक अपने लक्षणों को नहीं दर्शा पाता। यहाँ पर एक हमें शुद्ध बैंगनी रंग के फूल वाले पौधे का संयोजन प्राप्त हुआ और दो जो हैं वो संकर और एक यहाँ पर शुद्ध सफेद। तो इसका यहाँ पर यदि हम जीनोटाइप, ये फिनोटाइप है 3:1 और इसका यदि हम जीनोटाइप देखें तो 1:2:1 प्राप्त हमको होगा। यह इसका फिनोटाइप है जिसको कि हम लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत करते हैं और जीनोटाइप जो है वो उपस्थित जीन के आधार पर होता है, तो वह हमको मिलेगा इस प्रकार से 1:2:1, मतलब एक शुद्ध बैंगनी, दो संकर और एक जो है वो शुद्ध सफेद रंग का हमको प्राप्त हुआ। यहाँ पर 25% पौधे शुद्ध बैंगनी, 25% पौधे शुद्ध सफेद और 50% पौधे संकर बैंगनी प्राप्त हुए, मतलब 1:2:1 में प्राप्त हुए। यह इसके जीनोटाइप को दर्शाता है। हेटेरोजाइगस फैक्टर और होमोजाइगस फैक्टर दो और बातें यहाँ पर सामने आती हैं। जब विषम रूप कारक मौजूद हो युग्मकों में तो इसको हम हेटेरोजाइगस फैक्टर कहेंगे, जहाँ पर एक प्रभावी गुण है और दूसरा अप्रभावी गुण है। होमोजाइगस फैक्टर में दोनों कारक या तो प्रभावी होंगे या अप्रभावी होंगे। इसके अतिरिक्त इसके आधार पर मेंडल ने नियम बताया कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के द्वारा यह अनुमान माना कि युग्मक अर्थात बीजांड और परागकण बनते समय कारक जोड़ों में से दोनों कारक अलग अलग हो जाते हैं और युग्मक में कारक पृथक होकर के पहुंचते हैं और यहाँ पर मेंडल के यह पृथक्करण का नियम है। जैसा कि हमने इधर देखा, यहाँ पर दोनों कारक जोड़े में हैं और गेमीट बनते समय ये कारक क्या हो गए, पृथक हो गए और जब इन पौधों के बीच में आपस में संकरण कराया गया तो ये वापस जब जोड़े में आए तब
यहाँ पर हम देखें तो एक हमको जिसमें प्रभावी गुणों वाला जोड़ा, दूसरा 2 संकर और एक जो है अप्रभावी गुणों वाला जोड़ा भी प्राप्त हुआ। जो यह बताता है, ये अप्रभावी गुण वाले जोड़े की उपस्थिति यह दर्शाती है कि जब युग्मक बनते हैं तो ये कारक जो हैं वो जोड़ों में से अलग होकर के गेमीट में जाने के लिए कैसे हैं, स्वतंत्र हैं, और जाकर के यहाँ पर जब वो दूसरे जनकों से मिलते हैं तो एक नया संयोग को बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं वो इसी प्रकार से उत्पन्न होती हैं जब वहाँ पर कारक जो हैं युग्मकों में जाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। मानव में मेंडेलियन नियम के अनुसार आनुवंशिकी हम देखें तो ठुड्डी में गड्ढा, आंखों में पुतली का रंग, अंगूठे की बाजू वाली उंगली का बड़ा होना या छोटा होना, ऐसे बहुत से लक्षण हैं जो मेंडेलियन नियम के अनुसार आनुवंशिकी दर्शाते हैं। इन्हीं में से एक है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक अलिंगी क्रोमोसोम में आने वाले परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। मनुष्य के 11वें नंबर के अलिंगी ऑटोसोम, मनुष्य के शरीर में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम जो हैं वो ऑटोसोम और 23वां जोड़ा क्रोमोसोम जो है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। तो 22 जोड़े क्रोमोसोम में से 11वें नंबर के ऑटोसोम में अलिंगी गुणसूत्र में हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने का कारक या जीन होता है, जिससे कि सामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन और जब सामान्य हीमोग्लोबिन प्रोटीन का निर्माण होता है तो गोल लाल रक्त कणिका बनती है। पर इस कारक में यदि किसी प्रकार का बदलाव उत्पन्न हो जाए तो हीमोग्लोबिन की संरचना में अंतर उत्पन्न होता है और आरबीसी जो है वो हंसियाकार हो जाती है। सामान्य आरबीसी को में उपस्थित जीन को हम कैपिटल आर से और हंसियाकार आरबीसी में उपस्थित जीन को जो सिकल सेल में है उसको हम आर आर से दर्शा सकते हैं। तो सामान्य हीमोग्लोबिन संबंधी कारक हीमोग्लोबिन की संरचना बदलने वाले कारक पर प्रभावी है। मतलब आर आर कारक जो है वो स्मॉल आर कारक पर प्रभावी। इसका मतलब कि सामान्य हीमोग्लोबिन की संरचना बनाने वाला कारक उसके बदलने वाले कारक पर प्रभावी है। यानी अगर सामान्य रचना के कारक का एक भी जीन मौजूद है जो तो दूसरा अपने प्रभाव को नहीं दर्शा पाएगा। तो यहाँ पर हम 2 माता जनकों की बात करें, पिता और माता, जो कि अप्रभावित हैं सिकल सेल से, परंतु कैसे हैं, वाहक हैं। माता भी अप्रभावित है पर वाहक है। अप्रभावित क्यों? क्योंकि उनके पास 2 कारकों में से एक कारक जो है वो सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाला कारक मौजूद है, परंतु चूंकि यहाँ पर एक सिकल सेल उत्पन्न करने वाला कारक भी मौजूद है, इसलिए ये कैसे हैं, वाहक हैं, परंतु सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक की मौजूदगी के कारण यह अपने लक्षणों को प्रदर्शित नहीं कर पाता और इसलिए यह सिकल सेल से अप्रभावित हैं। परंतु जब यहाँ पर गेमिट्स में इनका पृथक्करण जो होगा तब यह दोनों कारक जो हैं अलग अलग होंगे और यहाँ पर एक सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाला और दूसरा सिकल सेल बनाने वाले, इनके जब कॉम्बिनेशन से 4 प्रकार के संयोग बनने की संभावना है। एक है जिसमें कि पिता के सामान्य आर कारक और माता के सिकल सेल उत्पन्न करने वाले कारक। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाला और दूसरा जो है सिकल उत्पन्न करने वाला कारक, ये बन गया वाहक। जहाँ पर दोनों सामान्य हीमोग्लोबिन बनाने वाले कारक मौजूद हैं तो ऐसी संतान सामान्य होगी। और फिर यहाँ पर फिर एक संभावना है कि पिता से सिकल सेल उत्पन्न करने वाला कारक और माता से सामान्य हीमोग्लोबिन उत्पन्न करने वाले कारक मौजूद हो जाएं तो यह भी कैसी संतान होगी, वाहक होगी, अप्रभावित होगी। और चौथा का है जहाँ पर दोनों सिकल सेल
उत्पन्न करने वाले कारक यदि मौजूद हो जाएं तो वह व्यक्ति रोगी हो जाएगा। उसमें सामान्य हीमोग्लोबिन की रचना निर्मित नहीं हो पाएगी और ऐसे व्यक्ति बहुत थोड़े समय में ही थक जाते हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन के संवहन के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो सामान्य आरबीसी होती है उसकी जीवन अवधि कम से कम 120 दिन 100 से 120 दिन होती है, जबकि सिकल सेल की जीवन अवधि जो है वो कम होकर के 15 से 20 दिन ही मात्र होती है। यह अवस्था घातक हो जाती है जब इस प्रकार के समरूपी सिकल वाले कारक यदि व्यक्ति में मौजूद हो, तो ऐसे लोगों को अवस्था जो है वो घातक होती है। सिकल सेल एनीमिया होने का मुख्य कारण है कि सिकल सेल जो है वो मलेरिया के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता को दर्शाता है। जहाँ पर मलेरिया बीमारी बहुत अधिक थी, वहाँ पर हम देखेंगे कि लोगों में सिकल सेल से पीड़ित लोगों की बहुतायत है। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल के रोगी बहुत मिलते हैं और इसके अलावा देश के भी कई ऐसे अन्य स्थान जहाँ पर कि मलेरिया रोग बहुतायत से पाया जाता है, वहाँ पर हमें सिकल सेल से पीड़ित लोगों की संख्या मिलेगी। और इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका में भी ऐसे रोगियों की संख्या व्यापक रूप से पाई जाती है। मलेरिया जो है, मलेरिया के परजीवी सिकल सेल में जीवित नहीं रह सकते और इसलिए यह ऐसे व्यक्ति मलेरिया के प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्यों में लिंग निर्धारण यह भी मेंडेलियन नियम के अनुसार ही संपन्न होता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण 23वें क्रोमोसोम के एक जोड़ी कारकों में से होता है। मादा में XX, नर में XY। माता के अंडाणु में क्रोमोसोम्स की संख्या 22 जोड़े ऑटोसोम धन एक X क्रोमोसोम। पिता के शुक्राणु में क्रोमोसोम्स की संख्या 22 धन Y होती है या 22 धन X। दो प्रकार के शुक्राणु निर्मित होते हैं। जब माता का अंडा और पिता का शुक्राणु परस्पर मिलते हैं तब जायगोट में फिर से द्विगुणित संख्या हो जाती है और इसमें लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि उसमें दोनों XX हैं या एक XY है। पिता में शुक्राणु में क्रोमोसोम्स की संख्या 22 धन Y या 22 धन X भी हो सकती। दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। माता में अंडाणु जो है वो हमेशा एक ही प्रकार के बनेंगे 22 धन X, परंतु शुक्राणु जो है वो दो प्रकार के बनेंगे 22 धन Y या 22 धन X। तो लिंग इस बात पर निर्भर करता है कि संतान में किस प्रकार के क्रोमोसोम्स आए हैं। 23वें जोड़ा क्रोमोसोम XX है या XY है। मेंडल के प्रयोग के 60 साल बाद, मेंडल के समय जीन्स शब्द की खोज नहीं हुई थी, उन्होंने इसीलिए बार बार उसके लिए सिर्फ कारक शब्द का ही यूज किया और 60 साल बाद सटन ने टिड्डों पर प्रयोग करके बताया कि जो मेंडेलियन कारक हैं वो क्रोमोसोम पर उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं और उसे जीन कहा गया और इसे ही वंशगति के लिए उत्तरदायी इकाई माना गया है। जीन डीएनए के उस भाग को कहा गया जहां पर प्रोटीन बनाने की सूचना मिलती है और प्रोटीन का निर्माण, किस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण होना है, यह डीएनए के उस भाग पर निर्धारित होता है। किसी जीन समूह में एक भी जीन के फेरबदल से नए जीन समूह बनते हैं और ऐसे जीन समूह वाली संतान जो होती है वो नए जीन समूह की होती है और इस प्रकार से प्रजातियों में आनुवंशिक प्रजातियों की अवधारणा जो है वो निर्मित हुई और भिन्नता और समानता दोनों का अध्ययन हो सका कि कैसे जीवों में भिन्नता उत्पन्न होती है
और कैसे जीव एक दूसरे से समान दिखाई देते हैं। और मनुष्य में पाए जाने वाले 23 जोड़े पूरे क्रोमोसोम्स की हम क्या कर चुके हैं, मैपिंग कर चुके हैं, जिससे उन क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीनों की पहचान हो चुकी है और उन क्रोमोसोम्स के जीनों के कार्यों को भी जाना गया है, जिससे कई आनुवंशिक रोगों के इलाज और उसकी पहचान करने में आसानी होती है। तो यह पाठ था आपका, आनुवंशिकी जनकों से संतानों तक किस प्रकार से पहुंचती है।